हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 10 राज्य में ट्रक हड़ताल चल रहा है और इस ट्रक हड़ताल में सबसे बड़ा चुनौती जो बन के उभरा है वो पेशेंट के लिए चुनौती है। दूसरा जो चुनौती बन के उभरा है वो सामान्य खाद्य वस्तु जो है, जैसे चावल, दाल, सब्जी या किराना ग्रोसरी आइटम, उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके, चूंकि जो जहां है वहां खत्म हो रहा है तो दाम बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। तो 10 राज्यों में ड्राइवरों ने जो हड़ताल किया है, इस हड़ताल का आधार क्या है, रीजन क्या है, क्या कारण है? सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में ऐसा कौन सा प्रावधान है जो उसको हड़ताल करने पे मजबूर किया है? दूसरी बात कि इसमें जो प्रावधान किया है 10 मतलब टक्कर मार के भागे तो 10 साल की जेल और 7 लाख रुपया का जुर्मान, ये समस्या का एक जड़ बना हुआ है। जो हमारे ट्रक ड्राइवर लोग हैं या फिर अन्य बस के ड्राइवर है या फिर ये तो प्राइवेट व्हीकल पे भी लागू है, ड्राइवरों के गुस्से का क्या कारण है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बारी बारी से। ठीक है दोस्तों, देखिए, आपको मालूम है आज से 4 महीने पहले भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 को लॉन्च किया गया, यानी पेश किया गया पार्लियामेंट में। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 का प्रावधान क्या है, मतलब इसमें क्या क्या कानून बदलाव किया गया है, पहले इसको थोड़ा सा जानते हैं। आप लोगों का अगर आदेश होगा यानी रिकमेंडेशन होगा, सुझाव होगा, तो मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और ये जो ट्रक या फिर जो ड्राइवर हड़ताल है, ड्राइवर हड़ताल के जड़ में जो है वो यही है, सामाजिक सुरक्षा जो बिल है वो मेनली आता है इसमें। देखिए, भारतीय न्याय संहिता में अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही जो कानून थी, आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट, उसका समापन किया गया। इसमें बदलाव किया गया और उसका भारतीयकरण किया गया। आपको मालूम है गुलामी कालखंड में जितने कानून बने, वो कानून का आधार अंग्रेजी शासन को पोषित कर रहा था, अंग्रेजी शासन को मजबूत करना था और अंग्रेजी शासन के हित को संरक्षित करना था। चूंकि आजादी हो गई, हमें आजादी मिली 1947 में, आजादी के बाद जो संविधान का कानून है वो अंग्रेजी कानून अगर होगा तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी माइंडसेट को जन्म देगा भारत में, ब्यूरोक्रेसी में भी। भारत के ब्यूरोक्रेसी में अंग्रेजी माइंडसेट का आना भारतीय जनता के हित के खिलाफ होगा। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लाया। इसमें प्रावधान क्या किया गया? भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 को रिप्लेस किया गया, मतलब इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 किसको रिप्लेस किया? आईपीसी 1860 को, आईपीसी की धारा 1860 को रिप्लेस कर दिया गया और आईपीसी सेक्शन लगता था ना, अब उसके जगह पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लगेगा। इसके बाद जो कानून बदला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये जो है किसका स्थान लिया है? सीआरपीसी 1898 में जो आया था, सीआरपीसी का स्थान लिया है, क्रिमिनल प्रोसीजर उसका स्थान लिया है। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल 2023 किसका स्थान लिया है? इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। इसको ये जो कानून है, इससे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछता है और कब किसको पास किया गया इसको मैं आपको बता देता हूं। लोकसभा में इसको 20 दिसंबर को पेश किया गया, राज्यसभा में इसको 21 दिसंबर को पेश किया गया और लगले बाही अप्रूवल मिल गया प्रेसिडेंट महोदया से। तब जब इनको अप्रूवल मिल गया भारतीय न्याय संहिता को, जिसमें 3 कानून है, आईपीसी के जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता आया, सीआरपीसी की जगह पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया और इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया। इन सभी में बदलाव करके सरकार क्या करना चाहती है, इसको ध्यान रखना है। अब ये जो बवाल जितना हो रहा है
ट्रक ड्राइवरों का ये मामला हिट एंड रन का है ना, हिट एंड रन से संबंधित है और इसके खिलाफ जो सरकार ने कानून बनाया है उस कानून के खिलाफ ड्राइवरों ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है। अब दोस्तों ये समझना है कि हिट एंड रन का मतलब क्या होता है। हिट एंड रन का मतलब, हिट मतलब ठोकर मारा, हिट करना, और रन मतलब भाग जाना। देखिए मैंने यहाँ पर फीचर्स भी ऑलरेडी हमने बताया है, इसलिए कि गाड़ी अक्सर आए दिन आप देखते होइएगा कि हिट एंड रन का मामला आता है कि गाड़ी वाले ने ठोक के भाग गया, उसकी मृत्यु हो गई। कोई दबंग है अगर इलाके का, अगर किसी से दुश्मनी लेना है उसको ठोकर मरवा दिया। ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर शराब पीकर भी गाड़ी चलाते हैं, अमूमन चलाते हैं, और इसका परिणाम जानबूझ के नहीं वो करते हैं, लेकिन चूंकि शराब के नशे में रहते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी होता है और उससे एक्सीडेंट भी हो जाता है। इन सभी चीजों को रोकने के लिए सरकार ने जो कानून बनाया है इनके खिलाफ, वही है जो प्रोटेस्ट का कारण है। देखिए क्या होता है हिट एंड रन, ऐसे मामले जिनमें गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है और उन मामलों को हिट एंड रन केस माना जाता है ना। गाड़ी के द्वारा टक्कर दिया गया और ड्राइवर क्या है, फरार हो गया, है ना। हिट एंड रन मामलों में कई बार घायल शख्स को अगर समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाता है, प्राथमिक इलाज कराई जाएगी तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ड्राइवर भाग जाता है। अच्छा, ड्राइवर को एक और डर होता है कि सबसे बड़ा शिकार ड्राइवर ही हो जाता है। अगर रुकता है बेचारा वो तो उसको मारता है आदमी, मतलब समझो कि आधी जिंदगी उसकी समाप्त हो जाती है, शरीर में इतना मारता है। अच्छा, पब्लिक आवेश में थोड़ी देखता है कि भाई उसको तो चोट लगा, इसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम, है ना। ये समस्या है। पुराने कानून के मुताबिक क्या होता था, हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा था और बेलेबल वारंट था, यानी कि वारंट जो जारी किया जाता था, जमानत उसको मिल जाता था, बेल मिल जाती थी। वो कहीं भी है, कहीं से कहीं उसका बेल हो गया। अब समस्या बन जाएगा। इन लोगों का कहना यह है कि 10 साल की सजा जो आप कर रहे हैं, 7 लाख रुपया जो जुर्माना है, वो हम कहां से देंगे। हम तो भाई गरीब आदमी है, 15,000 20,000 रुपया, 15,000 10,000 12,000 इसी महीना कमाते हैं, हम 7 लाख रुपया कहां से देंगे। तो इसको लेकर उनका अपना परसेप्शन है। लेकिन दोस्तों दूसरा परसेप्शन भी है। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को अगर ठोकर लग गया, अगर उसको समय रहते उसकी सुरक्षा इलाज करवा दिया जाए तो बच्चा बच तो सकता है वो आदमी। अगर आदमी बच गया तो फिर समस्या कहां है। तो अगर ठोकर लगा भी, अगर उसको वो जाके उसको प्राथमिक सुविधा मुहैया करा देता है, प्राथमिक उपचार करवा देता है, तो एक सिंपैथी भी गेन हो जाएगा कि चलो भाई ठोकर धोखा से लग गया, लेकिन बंदा अगर जानबूझ के किया होता तो भाग जाता, लेकिन धोखा से किया है तो चलो कम से कम उपचार करवा दिया है, चलो बात खत्म है। एक ही सफर में चलना है, थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन जब दारू पी के चला रहा हो ड्राइवर तो वहां पे तो मामला सीरियस बन जाता है। इसी को लेके थोड़ा सा कानून में बदलाव किया गया। कानून में बदलाव क्या किया गया है, देखिए हिट एंड रन मामलों में क्या है कि भारतीय न्याय संहिता में सजा बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है 7 लाख रुपया का। नया नियम क्या कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना, गाड़ी चालक यानी ड्राइवर पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है। देना पड़ सकता है, यहां देना होगा नहीं, देना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए ये निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से नियम लागू है। अब एक चीज बताइए दोस्तों, हम अक्सर ये बात कहते हैं, यानी हम लोग ये चर्चा करते हैं कि दुबई में कोई किसी का सामान चुरा नहीं सकता है, चाहे वो सोना हो या कुछ भी चीज हो। जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर कानून बहुत टाइट है। वहां के लोग कानून के डर से अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं। यही कारण है कि कोई किसी का सामान नुकसान नहीं कर पाता है। हम यहाँ बैठ के लेक्चर जरूर दे देते हैं, लेकिन जब अपने देश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने की बात आती है तो हम इफ बट करने लगते हैं, है ना दोस्तों। ये तो एक समस्या बनती है। खैर, हम इन बारों में नहीं जाना चाहते हैं। हम चलते हैं
इन सब मुद्दे में ये कह रहा है कि अगर सड़क दुर्घटना हो रही है, ड्राइवर ने अगर इसकी सूचना पुलिस को दे दी तो उसका सजा कम हो सकता है। हो सकता है कि उसकी गलती को मूल्यांकन करके पुलिस छोड़ भी दे। मजिस्ट्रेट के पास इसके प्रावधान किए गए हैं, लिमिटेड टाइम में सारा मैटर हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जितने भी केसेस हैं, दुर्घटना के केस देखिए 5 साल, 7 साल, 10 साल चल रहे हैं, परेशान है। अभी क्या है कि इसको लिमिटेड टाइम में इस केस को समाप्त कर देना है। तो ये सारी प्रावधान किए गए हैं जो काफी कुछ हद तक अच्छे भी हैं, है ना। हम देखते हैं कि आखिर और क्या मुद्दा बनता है इसका। देखिए अभी जो नए अपराध कानून से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं उसको समझिए। गंभीर अपराध के मामले में क्या कहता है सीआरपीसी की धारा, जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है, उस कानून में नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। पहले ये चीजें में बदलाव किया गया। पहले रेप की धारा 375, 376 और अब 63 और 69 है। मतलब रेप के जैसे संगीन अपराध में पहले धाराओं की संख्या कितना, सबसे अंतिम पायदान में पहुंचा, 500 के आसपास में सीआरपीसी में कानून होता था, 500 550, उसमें 375वां स्थान था। अब क्या है, ऐसे गंभीर अपराध में रेप जैसे कंडीशन में इसकी संख्या जो है पहले कर दिया गया, यानी कि उस पर पहले एक्शन लिया जाएगा। 63 और 69 कर दिया गया है धारा। हत्या की धारा 302 थी, अब 101 कर दिया गया है। ये सुधार किया गया है उसके अंदर कि हत्या करने वालों पर सुनवाई 302 नंबर पर था, अब 101 नंबर पे आ गया। ये सुधार है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा, ये प्रावधान किया गया है कि जो गैंग रेप कर रहा है उसको 20 साल की सजा दी जाएगी, यानी आजीवन कारावास, या फिर अगर जिंदा बच जाता है तो जेल, मतलब जिंदा रहने तक, अगर वो जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक जेल उसको दिया जा सकता है। ये देखिए, इस प्रकार के कानून बनाने के पीछे लोगों के मन में डर हो। आखिर सबके घर में, परिवार में बेटी बहन है, सबकी इज्जत की बात है। गैंग रेप जैसे घटना हमारे देश में आए दिनों देखने को मिल रहा है, जो हमारे समाज पे, सभ्य समाज पे एक बुरे चरित्र को उभरता हुआ देख रहा है आदमी इसके चक्कर में। क्योंकि गैंग रेप, एक सभ्य समाज में गैंग रेप का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर है तो सभ्य समाज कहाँ है आपका? अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो इसको रोक लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, है ना, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो। अगर गैंग रेप का साबित हो जाता है उसके ऊपर दोष, तो बिल्कुल उसको इस प्रकार की सजा, इसलिए सख्त कानून बनाया गया है। इसके बाद मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया है। अक्सर देखे होइएगा भारत में राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, है ना, कि मॉब लिंचिंग, कोई फलाना आदमी को मार दिया गया, एक ऐसे विशेष संगठन के लोग, विशेष जाति धर्म के लोग, किसी विशेष जाति धर्म के लोगों को मार दिया गया, है ना, मॉब लिंचिंग कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ। पहले क्या था कि भीड़ है, किसको पकड़िएगा, है ना, तो ये में वो बच जाते थे। अब क्या है कि अगर मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा कर दी गई है तो लोग डरेंगे, किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को, है ना, इस प्रकार की घटना करने से रोकेंगे, चाहे उसकी संख्या कम हो या ज्यादा हो, डज नॉट मैटर। यहाँ पे अब ट्रायल के मामले क्या किए गए हैं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी, है ना। पहले यह जरूरी नहीं था। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस क्या है, उसके परिवार को उसके बारे में जानकारी देगा कि भाई देखिए हम आपके व्यक्ति को जेल में ले जा रहे हैं। पहले नहीं था। पुलिस क्या करती थी, अपने मर्जी से उठा के लेके चला गया। अब ये तो अंग्रेजी वाला बात हो गया ना, अंग्रेजी कानून में यही तो प्रावधान था, क्योंकि अंग्रेजों की अपनी सिक्योरिटी होती थी, क्योंकि शासन को सुरक्षा देना था, इसलिए वो किसी भी व्यक्ति को लगा कि उसके शासन के खिलाफ काम कर रहा है, चुपचाप उसको उठा के डाल दिया अंदर। आजादी के 75 साल बाद भी अगर पुलिसिंग व्यवस्था इस प्रकार की होगी तो बताइए कि वो शासन व्यवस्था में जनता का विश्वास कैसे होगा? वो तो अंग्रेजी शासन में ही अपने आप को जीवित पाएगा ना। इसलिए सरकार ने क्या किया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी, जो कि पहले इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। अच्छा प्रावधान है। अगला देखते हैं, किसी भी केस में 90 दिन में क्या हुआ है इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देनी होगी। जो पुलिस विक्टिम है उसको
पुलिस के द्वारा जो विक्टिम है उसको पुलिस के द्वारा 90 दिन तक क्या हमारे मामले में सुनवाई होगी, ये पुलिस से वो मांग सकता है रिपोर्ट की, बताइए हमको क्या क्या आप हमारे केस में किए हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा किस लिए नहीं था? अंग्रेजी हुकूमत के कारण। अंग्रेजी हुकूमत की जो शासनिक व्यवस्था में बनाई गई कानून थी, इसके कारण। अब समझ में आ रही बात, मुद्दा कहाँ उखड़ रहा है। इसके बाद अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। पहले क्या था? अच्छा, जिसके ऊपर आरोप है वो नहीं आया, चलिए सर नहीं आया है, डेट बढ़ा दीजिए, डेट पर डेट, डेट पर डेट, जिसको बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और न्याय पाने वाला ऐसे लग रहा है जैसे भीखमंगा की तरह खड़ा है। न्याय में देरी होना न्याय न देने के बराबर है, ये मार्क्स का स्टेटमेंट है। जिस मार्क्स की बात करने वाले लोग हैं वही लोग जो है इसकी खिलाफत करते हैं। गजब का कमाल है। देख लीजिए क्या प्रावधान किया गया। अगर 90 दिन के अंदर जो आरोपी है उसको पुलिस को कहीं ना कहीं से खोज के लाना है, अगर नहीं लाता है तो आरोपी बचेगा नहीं, इसके ऊपर ट्रायल चालू रहेगा, बिना गैर मौजूदगी में उसकी ट्रायल चालू रहेगा। ये प्रावधान कर दिया गया, बहुत बेहतरीन प्रावधान किया गया है। अब देखिए, गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। गंभीर मामला अगर है उसमें आधी सजा काटने के बाद ऐसा लगा अगर कि हाँ वो व्यक्ति अपने, देखो सुधार, जेल में अगर जाइएगा तो लिखा होता है सुधार गृह, मनुष्य की मन स्थिति में सुधार करना, मनुष्य की व्यवहार में सुधार करना, मनुष्य की एक्टिविटी में सुधार करना, ये उसका मूल उद्देश्य होता है। अगर लगता है कि गंभीर अपराध किया हुआ है, अपने अपने पश्चाताप कर रहा है वो, तो फिर वो कोर्ट उस पर विचार करके उसको सजा माफ कर सकती है, आधे कर सकता है। सजा काटने के बाद, आधी सजा काटने के बाद उसको रिहा कर सकता है। इसके बाद अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। ट्रायल जो कोर्ट है, ये नहीं कि यहाँ चल रहा है 10 साल 5 साल से ट्रायलें चल रहा है, क्या ट्रायल चलाओगे 10 साल में? तुम 3 साल के अंदर रिपोर्ट क्लियर करो। तो 3 साल का प्रावधान करा गया कि अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल के अंदर देना होगा। बहुत अच्छा प्रावधान किया है। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। कभी कभी अक्सर आप सुने होंगे कि जज साहब क्या करते हैं कि मुकदमा सुना दिए और जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया। अब जज के अधिकार क्षेत्र का मामला आता था ये कि हाँ अब वो 2 महीना में सुनाए, 4 महीना में सुनाए, 6 महीना में सुनाए, कोनो मामले में तो 2-2 साल तक फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये पॉलिटिकल मैंडेट वाला काम होता है। इसलिए सरकार ने यहाँ पे क्या किया कि मुकदमा सुनाने के बाद जज को 43 दिन में अपना जो रिपोर्ट है या अपना फैसला देना पड़ेगा, चाहे वो जैसे हो, है ना। मुकदमा सुन लिए सब पक्ष का, 43 दिन में फैसला दे दीजिए, और नहीं तो भाई सवाल ही नहीं उठता है, अब तो देना ही पड़ेगा, कानून बना है। फैसले को 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। फैसला जो देगा उसके 7 दिन के भीतर सजा को सुनानी पड़ेगी। फैसला दिया कि भाई हाँ इसकी गलती है ये, अब गलती है तो फिर रोकना किस चीज का? जब साबित हो गया कि गलती है। पहले तो ये था कि हाँ फैसला सुरक्षित रखा जाता था, अब 43 दिन के अंदर फैसला देना पड़ेगा जज साहब को। तो 43 दिन के अंदर फैसला देने के बाद 7 दिन के अंदर उसको सजा भी सुनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ मान लिए कि वो गलती है उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको सजा सुनाने में 6 महीना लगा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। काहे? सजा सुनाइए, ये प्रावधान किया गया। इसके बाद दया याचिका की दया याचिका दोषी ही कर सकता है। अभी तक एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिका दाखिल करता था। अब बताइए, जो दया याचिका है वो दया याचिका पहले क्या होता था कि मुझे दोषी ठहराया गया और हम अपनी दया याचिका के लिए राष्ट्रपति महोदय चाहे किसी के पास जब भेजते हैं तो हम अपनी दया याचिका, हमारा एनजीओ भेज रहा है या कोई दूसरा संगठन भेज रहा है। काहे? हम मर गए हैं, जब सजा सुनाई गई है तो हम खुद भेजेंगे ना जी, हैं? तो जो व्यक्ति सजा सुनाया है जिसको, वो खुद भेजे, दूसरा क्यों भेजेगा? ये प्रावधान समाप्त कर दिया कि भाई जिसको सजा सुनाया गया है दया याचिका वही भेजेगा, दूसरा नहीं भेज सकता है, कोई संगठन नहीं भेज सकता है। अब यहाँ चलते हैं हम लोग एक्सीडेंट के मामले में, जिसको लेके ये बवाल हो रहा है। एक्सीडेंट के मामले में
वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। ये प्रावधान किया गया। बहुत अच्छा बात है कि अगर मानवीय मूल्य दिखाया, इसका मतलब उससे एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं हुई, गलती से हुई। तो गलती से अगर एक्सीडेंट हुई है तो फिर उसको उतना सजा नहीं दिया जाए। अगर जानबूझ के किया होता तो वो हॉस्पिटल लेके नहीं आता या फिर पुलिस स्टेशन लेके ड्राइवर खुद नहीं जाता। ये एक पॉजिटिव इंप्रेस यहाँ पे दिखता है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी, यानी कि ठोक के अगर आप किसी को ठोकर मार देते हैं और फरार हो जाते हैं तो आपको 10 साल की सजा दी जाएगी। इसी मुद्दे पर मामला फंसा हुआ है। 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। लोग कह रहा है, ड्राइवर कह रहे हैं कि भाई 10 साल अब सजा दे दीजिएगा, 7 लाख हम कहाँ से लाएंगे, है ना। वो ये भूल रहा है कि यहाँ पर ये भी तो आपका जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी निर्वहन कर दीजिएगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उस व्यक्ति के लिए प्रावधान किया गया हिट एंड रन में 10 साल जिसने ठोकर मारकर भागा है, या कोई इंटेंशनली गया है, या फिर कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है। स्वाभाविक बात है कि अगर क्या होता है कि जहां भी कभी अगर ठोकर लगता है, ड्राइवर उतरता है तो सब ड्राइवर पर टूट पड़ते हैं तो ड्राइवर इस डर के मारे भी बेचारा भाग जाता है। ये उनकी भी गलती नहीं है। तो इस मामले में ये एक व्यवस्था बनाया गया। अब देखते हैं, स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन जाएगा। स्नैचिंग करने में भी पहले कानून नहीं था, उसके लिए भी कानून बनाया जाएगा। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी तक सामान्य झगड़े की धारा लगती थी। मान के चलो झगड़ा हो गया और सिर पे लाठी मार दिया तो सामान्य झगड़ा में उसको काउंट किया जाता था, और सिर पे लाठी लगने से वो चोट से मर जाता है, मर भी सकता है। तो मर जाने के बाद उसको सामान्य घटना में शामिल कर रहे हैं। यह गजब का कानून का चीज है, क्योंकि लाठी चलाना अंग्रेजों के समय के कानून का आधार था। अंग्रेजी पुलिस लाठी चला के भीड़ को तितर बितर करती थी, और चोट लगता था तो सामान्यतः ज्यादा उस पर मुकदमा दायर कर देता था, पुलिस पर हो गया। लेकिन अब कहा गया कि भैया ऐसा नहीं होगा। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल तक की सजा मिलेगी। यानी कि मॉब लिंचिंग में लाठी से पीटते हैं किसी को, अगर किसी के ब्रेन डेड हो जाता है, मानसिक रूप से वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, उसको ब्रेन डेड कहते हैं, तो आपको 10 साल तक की सजा मिल सकती है। ये सारे प्रावधान थे। इन्हीं प्रावधान के आधार पर ट्रक वाहनों ने या फिर वाहन चालकों ने, ड्राइवरों ने पूरे भारत में लगभग 10 से 12 राज्य में हड़ताल किए हुए हैं। और ऐसा माना जाता है, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 लाख जो वाहन है वो प्रभावित है। तो नुकसान तो होगा ही, चक्का तो जाम होगा। तो अब देखिए आगे क्या है प्रावधान कि हिट एंड रन। पहले क्या था, अभी बताया हमने कि पहले भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304A, 338 से सामने आती है। धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा है और सजा का प्रावधान करती है। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है कि उससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति के चोट या चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाता है, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है, या 1000 रुपये या दोनों लगाया जा सकता है। बताइए, 1000 रुपये जुर्माना है, आप लापरवाही से गाड़ी चलाएं, किसी को ठोकर लग गया, 1000 रुपये जुर्माना लगा दिए, हो गया, बात खत्म। क्या है, मन में डर नहीं है? कानून का डर होगा तो आप सचेत होकर चलाएंगे, है ना। ये भी बात है। आईपीसी की धारा 304 सेक्शन ए में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। अगर आपके लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है तो सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामले पर लागू होती है, जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो के कारण बनता है तो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों से। अब बताइए, 2 साल का जुर्माना, 2 साल का कैद या जुर्माना हो रहा है, किसी की जान चली जाएगी और 2 साल जुर्माना होगा मात्र।
इसका मतलब क्या हुआ? धारा 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई है लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें कहा गया कि जो कोई भी जल्दीबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है उसे 2 साल की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। मतलब 2 साल की कैद, जुर्माना या दोनों, इससे ऊपर इससे पहले प्रावधान नहीं था। तो विरोध किस बात का है? विरोध है कि नए नियम आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि वह उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार वो घायल की मदद करने जाते हैं तो ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है। अभी मैंने बताया कि भीड़ नहीं देख रही है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि बड़ी गाड़ियों को ही, भारी वाहनों को ही, है ना, दोषी माना जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी वाहनों का भी गलती होता है, लेकिन दोषी बड़ी गाड़ी का मान लिया जाता है और ड्राइवर उतरता है तो ड्राइवर पर लोग टूट पड़ता है। ये बात उनके सिक्योरिटी का मामला है, वो भी अपने जगह पे ठीक है भैया, कहने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्ति से सुझाव नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच किए बिना ही दोष बड़े वाहन पर मढ़ देती है। ये ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष का मानना है। तो देखते हैं आगे और क्या है, ये मामला क्यों है, ये कानून क्यों लाया गया है, इसको देखिए। क्यों सख्त किया गया कानून सख्त इसलिए किया गया दोस्तों कि हिट एंड रन के मामले में अभी देखिए 2019 से लेके 22 तक का जो मामला है वो बहुत ही चिंताजनक मामला है। देखिए ये इंसिडेंट है और ये डेथ है। इंसिडेंट कितना हुआ है? 47,530 और डेथ कितना हुआ है 2019 में? 52,540। एक साल में 52,000 लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा और उसी के संदर्भ में ये कानून लाया गया। देखिए 2021 में फिर 47,530, अब मृत्यु कितनी हुई है? 43,499। इसमें थोड़ा सा कम डेथ हुआ है। फिर यहाँ देखिए 2022 में 47,806 और मृत्यु कितना हुआ है? 50,815। यानी कि जो डेथ का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। ये चुनौती का बात है। अब देखिए जो आपको डेथ का परसेंटेज है 100 में कितना, उसको देखते हैं। देखिए 30 डेथ पर 100, जो 100 दुर्घटना में 37 गो का मृत्यु हो जा रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि देखिए 2016 में क्या हुआ, 2017 में कितना हुआ है, 2018 में कितना हुआ है क्रैशेस यानी टक्कर, 2019 में टक्कर कितना हुआ है और 2020 में कितना हुआ है। 2016 में जो डेथ परसेंटेज अप्रोक्सीमेट 2016 में 100 में 32 लोगों की डेथ हो गई, 17 में 34 लोगों की डेथ हो गई, 18 में 34 लोगों की डेथ हो गई, 19 में 100 में 35 लोगों की डेथ हो गई और 2020 में 100 में 37 लोगों की डेथ हो गई। अब बताइए इस 100 में 37 लोग जितना एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी के टक्कर हो रहे हैं, उस 100 में से 100 टक्कर में 37 लोगों की, मतलब जितने एक्सीडेंट में घायल हैं उसमें 37 लोग मर जा रहे हैं। अब हमको बताइए कि इस कंडीशन में सरकार के पास मजबूरी है कानून बनाना, और चूंकि इंटरनेशनल लेवल की जो संस्थाएं हैं वो इसकी इजाज़त देती नहीं है। भारत ने सड़क सुरक्षा 2030 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया है WHO के द्वारा। सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया इसको ध्यान रखिए। 2010 से 2021 के बीच दुनिया भर में सड़क यातायात से होने वाली मौत में 5% की कमी आई है। पूरी दुनिया में, है ना, एक्सीडेंटल डेथ में 5% कमी है, लेकिन सालाना कुल लेकिन भारत में मृत्यु दर में 15% की वृद्धि हुई है। आश्चर्य की बात है। दुनिया के एक्सीडेंटल डेथ में पिछले 2010 से 2021 के बीच में, यानी 10 साल 11 साल में 5% की डेथ रेशियो में कमी आई है, लेकिन भारत में 15% की वृद्धि हुई है। ये आश्चर्य है और ये चिंता का विषय है। सरकार मजबूर है इसलिए कानून बनाने के लिए, है ना। 2021 में
डेथ रेशियो 1.54 लाख, यानी 2021 में सिर्फ एक्सीडेंट से 1.5 लाख लोग मर गए हैं, 1.5 लाख से ऊपर। ये तो सरकारी डेटा है, बहुत सारे डेथ तो है जो सरकारी डेटा में जाता ही नहीं है, सोचिए उसका क्या होगा, है ना। मौत को 50% से अधिक कम करने में सफल रहने वाले जो देश है दुनिया में, वैसे देश जो एक्सीडेंटल डेथ को 50% से कम पर सिमटाने वाले हैं, वो क्या नाम है उनका? बेलारूस नंबर 1 पे है, ब्रुनेई, है ना, दारुसलम, इसके बाद डेनमार्क, जापान, लिथुआनिया, नॉर्वे, रूसी संघ, त्रिनिदाद और टोबैगो, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। ये वैसे देश हैं जो 50% से अधिक कम करने में, डेथ को 50% से कम करने में सफल रहे हैं। उनका नाम है सबसे नंबर पर बेलारूस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक स्थिति रिपोर्ट सड़क सुरक्षा पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी ध्यान रखिएगा। कितने परसेंट की कमी आई है एक दशक में? 5%। भारत में कितना परसेंट वृद्धि हुई है? 15%। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है और इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दूसरा है क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा पर भारत ने 2015 में ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। ब्राजीलिया मतलब ब्राजील में एक संगठन, सड़क सुरक्षा पर एक बैठक हुई और इस बैठक में सभी लोगों की सहमति बनी और सहमति के आधार पर आगे तय हुआ कि सड़क सुरक्षा को अपने अपने देश में और ज़्यादा मजबूत बनाना है, ताकि लोगों की डेथ कम से कम हो सके और लोग अच्छे से अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। इसके लिए सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा पत्र, ध्यान रखिएगा, 2015 में इसमें आयोजित सड़क सुरक्षा दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में हस्ताक्षर किया गया। भारत इसका हस्ताक्षर करता है। भारत क्या है? इसका हस्ताक्षर करता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण होता है। देशों की योजना सतत विकास लक्ष्य 3.6 हासिल करने की है, यानी 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटना से होने वाली वैश्विक मौत और चोटों की संख्या को आधा करना है। कितना करना है? आधा। जितना एक्सीडेंट हो रहा है, उस एक्सीडेंट में जो डेथ हो रहा है या फिर कैजुअलिटी हो रही है, उसको आधे करना। कब तक? 2030 तक। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एजेंडा है यूनाइटेड नेशन का, उसके आधार पर भी। तो सड़क सुरक्षा ब्राजीलिया घोषणा पत्र 2015 में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत इस पर हस्ताक्षर करता है, उसी के संदर्भ में आगे काम कर रही है सरकार। सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 2021 से 30 ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा किया है। ये भी ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 2021 से 30 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक कम से कम 50% सड़क यातायात मौत और चोट को रोकने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, है ना, वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार के संकल्प को अपनाया। यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प अपनाया कि भाई 2030 तक सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु या फिर घायल लोगों की संख्या में 50% तक की आप कमी करने का प्रयास कीजिए, है ना। इसके लिए घोषणा के अनुरूप क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम अपनाया गया है। यह एक पंजीकृत चैरिटी है, ट्रस्ट है, जो सुरक्षित सड़कों के माध्यम से जीवन बचाने के लिए समर्पित है। इस प्रकार के जब ग्लोबल लेवल पे प्रयास किए जा रहे हैं, तो कानून का डर जब तक नहीं होगा, सड़क दुर्घटना में कमी नहीं होगी। दूसरा बात, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, निर्दोष लोग उसमें नहीं फंसे। कभी कभी निर्दोष फंस जाते हैं बेचारे और दोषी भाग जाते हैं, है ना। तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। एक घटना मेरा ही है, मेरे दादाजी का 2019 में सड़क दुर्घटना में ऑन स्पॉट डेथ हो गया। ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर को बेल हो गया। अब बताइए, डेथ क्लेम लेने के लिए हम, है ना, पिछले 2019 से लेकर 2023 बीत गया, 24 में हम एंट्री किए हुए हैं और अभी तक हमारा पुलिस चार्जशीट दायर नहीं किया है। अब बताइए हमको, 90 दिन, मैं विक्टिम हूँ, मुझे 90 दिन के अंदर पुलिस से जानने का अब अधिकार मिलेगा इस कानून के माध्यम से कि बताइए हमारा जो केस है उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है।
तो इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून की जरूरत भी है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि निर्दोष व्यक्ति फंसे नहीं। और जब जब पुलिस इंस्पेक्शन करे तो सभी चीजों को ध्यान में रख के करे, है ना, कोई निर्दोष न फंसे, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर काफी ये टॉपिक हॉट है और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से हड़ताल का है, कारण क्या था, एग्जैक्ट इसका रीजन क्या है, हम इसको जानने का प्रयास किए। किस कानून के माध्यम से, इसके संदर्भ में वैश्विक लेवल पे क्या इसका अप्रोच है और वैश्विक क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनको जानने का हम लोगों ने कोशिश की। इसके साथ साथ हम ये भी जानने का कोशिश किए कि ये कानून का प्रावधान क्या है, कौन से बदलाव किए गए हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानने का अंतः प्रयास किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दूसरी बात, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक पे अगर आपका विचार है वीडियो बनाने का तो वो भी हमको रिकमेंड आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।